नमस्कार। KSNIT ग्रुप के यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम कराएंगे रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्डिंग का चौथा पार्ट। एक चौथा पार्ट क्या है? भवन के दोष और उनके मूल कारण। क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पता करना और उसके दोष के बारे में पता करना, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड देयर रूट्स कॉजिंग। अब रूट का मतलब ये समझना है कि जड़, रूट्स का मतलब उसके मूल कारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। और उसको कैसे इसको निदान किया जा सकता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे भवन के दोष के बारे में, विवेचना के बारे में बताना है, ठीक, और उसके दोष के बारे में क्या होगा। तो पहला है कि दोष कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में हमको पता करना। ठीक, दोष को सही और पूर्ण डिस्कशन करने के पश्चात उसके रिपेयरिंग के बारे में सोचना। ठीक, यानी कि कैसे जो चीज खराब हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करके, विवेचना करके, तब उसके बारे में कैसे उसको मेंटेन किया जाए उसके बारे में फाइंड करना, उसको मेजरमेंट करना। भवन के सुधार तथा उनकी सार्थक बनाने के उचित निर्माण चाहिए। अब क्या क्या है मेरा है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर सरफेस। जो मेरा प्रॉपर सरफेस होनी चाहिए वो सरफेस सही होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ द रिपेयरिंग ऑफ द वर्क, यानी जो रिपेयरिंग हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्या चीज का रिपेयरिंग करनी चाहिए उसका हमको रिकॉर्ड प्रॉपर होनी चाहिए। सरफेस यानी कि जो चीज डैमेज हो चुकी है उस चीज के बारे में प्रॉपर तरीका से रिकॉर्ड तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ द रिपेयरिंग वर्क, जो रिपेयरिंग वर्क का रिकॉर्ड है वो तैयार करना। रिपेयरिंग वर्क मेंटेनेंस के रिपोर्ट तैयार करना और उसको रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रॉपर प्रेजेंट करना। ठीक, अब यहां पे क्या है, भवन के दोष के निदान के कुछ डिटेल्स हैं। ठीक, जो डिटेल्स हैं उसके कुछ न कुछ उसके बार चार्ट बने। तो पहला क्या है, भौतिक निरीक्षण, यानी जो फिजिकल इंफेक्शन उसके पता करना। दोष की पहचान करना कि दोष कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। फिर वास्तविक भार का पता करना, क्योंकि अगर बिल्डिंग में दोष हो रही है या कोई भी डिफेक्ट्स हो रही है, वो डिफेक्ट्स कहाँ से हो रही है, किस कारण से हो रही है, उसके बारे में उसको पता करना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग में जो लोड आ रहा है उस लोड के कारण क्रैक्स हो रही है या लोड के कारण कुछ डिफेक्ट्स हो रही हैं। दूसरा है मेरा एटमॉस्फेयर और उसके रूट्स को पता करना कि ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंटल के कारण जो दोष है वो उत्पन्न हो रहे हैं। फिर दूसरा है मेरा भवन की सुरक्षा, यानी इसको कैसे सेफ्टी किया जाए, भवन की मरम्मत का योग और उसके क्या कार्य हो सकते हैं उसके बारे में। जो मेंटेनेंस करना है या रिपेयरिंग करना है उसका हमको असेसमेंट तैयार करना, उसका एस्टिमेट तैयार करना और उसको रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये चीजों को फाइंड करना है कि बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है या रिपेयरिंग है वो करने के बाद क्या वो बिल्डिंग सेफ है कि नहीं सेफ है। अगर बिल्डिंग सेफ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस ढांचे को छोड़ सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग अगर ज़्यादा खराब हो गई है तो उस पर हम क्यों ज़्यादा पैसा खर्चा करें, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग छोड़ देंगे या बिल्डिंग को नष्ट कर देंगे या फिर बिल्डिंग को हम रिकंस्ट्रक्शन करें, यानी तोड़ फोड़ करने के बाद हम फिर से बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन करें। अब होता है कि कोई चीज बिल्डिंग बना रहे हैं, सपोज की बिल्डिंग हमारी 50 लाख की है, ठीक, अब 50 लाख में अगर हमारा 50% अगर रिपेयर और मेंटेनेंस में खर्चा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को छोड़ देंगे।
क्योंकि 50% लगाने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि वो बिल्डिंग सेफ रहेगी नहीं सेफ रहेगी। बाद में फिर से मांग लिया या फिर से रिपेयरिंग मेंटेनेंस हुआ तो क्या हुआ, ये 100% हो गया। यानी कि जितना मेरे बिल्डिंग की कॉस्ट पड़ी वो क्या मेरे रिपेयरिंग का कॉस्ट हो गया। तो क्या हुआ, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, डबल हो गया। जो कॉस्ट मेरी थी 50 लाख की थी और 50 लाख का मेरे मेंटेनेंस हो गया, बराबर हो गया मेरा, तो वहाँ पे घाटा हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, बिल्डिंग को छोड़ देते हैं। तो बिल्डिंग छोड़ देंगे तो क्या खंडर हो जाएगी, खंडर हो जाएगी तो थो और छोड़ देंगे और खंडर होगी, डैमेज होगी। तो बाद में क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करके हम रिकंस्ट्रक्शन उसको बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है भवन के दोष से आप क्या समझते हैं और उसको डिफाइन करें। ठीक, भवन के दोष में क्या है, कोई भी चीज बना रहे हैं उसकी रुकावट पैदा ना हो। ठीक, अगर कोई चीज रिपेयरिंग कर रहे हैं और रिपेयरिंग करने के बाद अगर रुकावट पैदा हो रही है तो क्या होगा, उससे भी क्या मेरा हास होगा। और हास क्या होगा, मैं सपोज कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं जिस कारण से काम रुक जा रहा है, तो टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी क्या मेरा ज़्यादा लगेगा। ठीक, भवन के असफल होने की व्याख्या उनकी निर्माण पूर्ण होने के बाद उसके हाथ के संबंध, अतः बिल्डिंग कैसे निदान के संरक्षण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उसकी स्थापित, और जो रहने वाले हैं वो वांछित लाभ ले सके। ठीक, तो बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद ठीक उसका कोई डिफेक्ट्स ना हो, उसका रेफरेंस हमको हमेशा बना के रखना होगा कि किस डेट पे क्या चीज की हमको रिपेयरिंग करनी है या किस चीज की हमको मेंटेनेंस करनी है। ये हम क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड हम बना के रखेंगे। जब रिकॉर्ड बनेगा तो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम पे हम क्या करेंगे, उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में डिफेक्ट्स क्या सकती हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से मटेरियल हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि जो इसकी लेबर है वो इसकी लेबर क्या होगा, सही तरीके से वो नहीं बनाएगा। ठीक, सही तरीके से वो मटेरियल को चूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर मेथड, यानी कि जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है या जो डिजाइन कर रहे हैं उस डिजाइन के हिसाब से हम प्रॉपर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बिल्डिंग में क्षय होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, अब क्षय होने के चांसेस क्या हो सकती हैं, क्या डिफेक्ट्स हो सकती हैं मेन बिल्डिंग के। ठीक, तो पहला है क्या, मेरा बीम एंड कॉलम, बीम और कॉलम भी मेरा डिफेक्ट्स हो सकती हैं। वाटर फाउंडेशन हो गया, बेसमेंट और डैम्पनेस प्रूफ हो गया, वॉल हो गई, वॉल फिनिशिंग हो गई, रूफ हो गई, रूफ ट्रस हो गए, चिमनी हो गई, प्लानिंग वर्क हो गई और प्रिवेंट ऑफ द फिनिशिंग। ठीक, ये क्या मेरे मेन दोष हैं बिल्डिंग के डिफेक्ट्स होने के। क्योंकि बीम कॉलम डिफेक्ट करेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ उसके होंगे तुम्हारे। अब बीम है कॉलम है दोनों आपस जुड़े हैं, जॉइंट फेल होंगे तो क्रैक्स होंगे तुम्हारी। फाउंडेशन सेटल होगा तो वॉल में क्रैक्स आएंगे तुम्हारी। वो बेसमेंट है, बेसमेंट में अगर डैम प्रूफिंग है नहीं की है तो उसके कारण से सेल आ सकती है, दीवार में क्रैक आ सकती है। वॉल की फिनिशिंग नहीं कर करेंगे तो क्रैक्स होने के चांसेस वॉल में हो सकती हैं। छतों को सही से नहीं बना रहे हैं या सही से चिमनी अगर नहीं लगा पा रहे हैं उसके कारण भी मेरे डिफेक्ट्स हो सकते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है डिफेक्ट्स 3 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, तो पहला डिफेक्ट्स क्या है मेरा, ड्यू टू द फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन में क्या है मेरा, कोई भी चीज अगर ज्यादा लोड पड़ेगी तो सॉइल का मेरा सेटल होगा। सेटल क्यों होगा, तो फाउंडेशन की जो लंबाई चौड़ाई गहराई है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। जो
बिल्डिंग्स की जो संरचना है, जैसे दीवार की साइज ज़्यादा ओपनिंग कर दी, उसके कारण भी क्रैक्स हो सकती है, या ओवरलोडिंग ऑफ द डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है उसका ओवरलोडिंग भी पड़ेगा, उसके कारण भी बिल्डिंग्स में मेरे वो डिफेक्ट्स उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, डिफेक्ट्स बेसमेंट। ठीक, बेसमेंट में कभी कभी होता है कि दीवार एक साइड झुक जाती है, जब दीवार झुक जाएगी तो उसके कारण जो इनर पोर्शन है उस इनर पोर्शन में ट्विस्टिंग आएगी और वह एक साइड मेरी वो झुक जाएगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि हाई प्रेशर और मूवमेंट ऑफ द वॉल के कारण मेरा वो जो भीतरी दीवार है वो मेरी डिफेक्ट्स हो सकती है। ठीक, स्लैब में क्रैक्स पड़ जाना। ठीक, जनरली कि स्लैब में ड्यू टू टेम्परेचर कारण क्रैक्स बन सकती हैं। क्यों बन सकती हैं? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑफ डिजाइन, इन प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना, या जो मेरे जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स मेरे काफी वो वीक हो सकती हैं, उसके कारण मेरा वो क्रैक्स उत्पन्न हो सकती है। वो एक्सपेंशन जॉइंट, जहाँ पे मेरी जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स के कारण भी ज़्यादा जॉइंट्स गैप होंगी तो वहाँ पे क्या मेरे क्रैक्स ज़्यादा होंगे। वाल पे क्या होगी, मेरी लोड बेरिंग वाल है, ज़्यादा हम चिकनाई बनाते हैं, जोड़ होती है, तो उसके कारण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती है, क्रैक्स हो सकती है। सपोज मैंने ब्रिक से लगाए, क्रैक्स हो सकती है, इस साइड क्रैक्स हो सकती है, या हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हो सकती हैं, या डायगोनल क्रैक्स हो सकती हैं। ठीक, क्यों क्रैक्स होगी? क्योंकि ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द फाउंडेशन। दूसरा है मेरा प्लांट और वेजिटेशन। दीवारों पे अगर हमारा प्लांट और पेड़ पौधे अगर दीवार उग जाती है उसके कारण दीवार में क्रैक्स हो सकती हैं, या फाउंडेशन के कारण दीवार का फटना भी हो सकता है, दीवार फट भी सकती है वो। ठीक, फाउंडेशन में क्या हमारा लूज हॉरिजॉन्टल स्टैंडिंग के कारण दीवार में क्रैक्स आ सकती है। यानी ये सब क्या है कि सारी चीज क्रैक्स के डेवलप हो सकते हैं। ठीक, वॉल की फिनिशिंग नहीं करना सही तरीके से, प्लास्टर सही तरीके से नहीं करना, जब प्लास्टर सही तरीके से नहीं हुआ तो उसमें ग्रेजिंग आ सकती है, क्रैक्स आ सकती हैं, क्रैक दिख सकते हैं, श्रिंकेज हो सकती हैं, लार्ज श्रिंकेज हो सकती हैं, ज़्यादा क्रैक्स हो सकती हैं। ये चीज क्या हमेशा कुछ ना कुछ बिल्डिंग में डिफेक्ट्स उत्पन्न हमेशा होते ही रहेगा, चाहे हम कितना भी इसको रिपेयरिंग करें, चाहे मेंटेनेंस करें। अगर हम प्रॉपर नॉर्म के हिसाब से अगर बिल्डिंग का मटेरियल यूज करते हैं तो हो सकता है कि उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कम हो, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से सही चीज हम करते हैं तो क्या होगा, मेरा सही चीज सब कुछ रहेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं वो क्रैक्स आएंगे। जैसे हमारा कोई इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, कोई वाइब्रेशन मशीन चलेगी, वाइब्रेशन मशीन से भी क्या होगा, मेरा फाउंडेशन लूज होगा और सेटल होगा हमारा ड्यू टू द फाउंडेशन और सेट के कारण। सेटिंग ऑफ द फाउंडेशन, सेट फाउंडेशन हो जाएगा, फाउंडेशन नीचे धंस जाएगी, जब नीचे धंसेगी तो जो फाउंडेशन के ऊपर जो दीवार है वो दीवार एक साइड टेंट हो जाएगा और क्रैक्स हो जाएगी। ठीक, ये थे इसके बिल्डिंग्स के सारे दोष, कि दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उसको निदान कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।